हेलो डियर फ्रेंड्स। तो बजट 2024 आ गया, बट सवाल यह है कि क्या बजट 2024 ने प्रॉपर्टी बेचने वालों के ऊपर ज्यादा टैक्स लगा दिया। अच्छा, बजट 2024 में सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि कैपिटल गेन से जुड़े हुए बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए हैं। तो अगर मैं आपको जल्दी से छोटे छोटे अमेंडमेंट्स, मतलब जो अमेंडमेंट्स अगर मैं आपको बता दूं, तो सबसे पहले सेक्शन 111 ए में जो टैक्स रेट है वो 15% से बढ़ के 20% हो गया। अच्छा, जो शॉर्ट टर्म कैप गेन अदर देन 111 ए है वो स्लैब रेट पे ही है। 112 ई में जो टैक्स रेट है वो 10% से बढ़ के 12.5% हो गया। और 112 में जो मतलब टैक्स रेट है जो कि प्रॉपर्टीज, इमूवेबल प्रॉपर्टीज जैसे फ्लैट या हाउस वगैरह के या प्लॉट के ऊपर जो लगता है वो 20% से घट के 12.5% हो गया। 20% से घट के 12.5% हो गया। बट सवाल ये है, ये जो 20% होता था ये विद इंडेक्सेशन होता था, मतलब आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता था। बट अभी जो 12.5% है, क्या ये विदाउट इंडेक्सेशन? इज दिस विदाउट इंडेक्सेशन? क्या ये बिना इंडेक्सेशन के? अच्छा, जहां तक मतलब पीरियड ऑफ होल्डिंग का सवाल है, तो प्रॉपर्टीज बीइंग लैंड, बिल्डिंग और बोथ मतलब इम्यूएबल प्रॉपर्टी को लॉन्ग टर्म क्वालिफाई करने के लिए पहले भी 24 महीने की रिक्वायरमेंट थी, अब भी 24 महीने की ही रिक्वायरमेंट है। इसका मतलब पहले और अब की रिक्वायरमेंट में कोई चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब ये नहीं कि अब जो है बजट ने आपको कहा कि ठीक है साहब, आप और कम समय के लिए ये प्रॉपर्टी रख लो, हम इसको लॉन्ग टर्म मान लेंगे, ऐसा नहीं है। रिक्वायरमेंट मतलब पीरियड ऑफ होल्डिंग रिक्वायरमेंट सेम है। तो चेंज किस में आ रहा है? चेंज आ रहा है साहब, जो टैक्स रेट जो लगता है, जो टैक्स रेट लगता है दैट इज सेक्शन 112। वो पहले 20% लगता था, बट अब 12.5% है। इसको देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, बट सर जी पहले ये विद इंडेक्सेशन होता था। अब क्या ये विदाउट इंडेक्सेशन हो गया? क्योंकि अब ये सवाल है कि क्या इंडेक्सेशन हट गया। क्योंकि अगर आप मैडम फाइनेंस मिनिस्टर का अगर आप बजट स्पीच को अगर आप सुनेंगे तो उन्होंने कहीं भी ये जिक्र नहीं किया कि हम इंडेक्सेशन हटा रहे हैं, या जो बजट के ऊपर जो इन्होंने जो कुछ क्लाउजेस वगैरह का जो एक्सप्लेनेशन इशू किया उसमें भी इस बात का जिक्र नहीं किया। बट अगर आप फाइनेंस बिल पढ़ेंगे, जो कि हमारा काम है पढ़ना, मैंने साहब जब ये फाइनेंस बिल जब मैंने ये रीड किया, तो अगर मैं इसके क्लॉज 29 में आऊं जो कि सेक्शन 48 से डील करता है, मतलब ज्यादा टेक्निकल नहीं हो रहे, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अच्छा, तो मतलब बिना मतलब टेक्निकलिटी में ना जाते हुए कहाँ चला गया, अच्छा हाँ ये रहा। इन सेक्शन 48 बेसिकली बताता है कि हम कैपिटल गेन की कंप्यूटेशन कैसे करेंगे, ठीक बात है। अच्छा, सेकंड प्रोवाइजर जो है सेक्शन 48 का, वो कहता है हम इंडेक्सेशन बेनिफिट देंगे, हम इंडेक्सेशन बेनिफिट देंगे, मतलब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को हम इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपको अलाउ कर देंगे, और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को हम इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आपको अलाउ कर देंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा सेक्शन 48 जो पहले था, मतलब अभी तक जो है वो दिखा दूं। तो सेक्शन 48 का अगर आप क्लॉज, अगर आप प्रोवाइजर 2 देखेंगे, मतलब सेकंड प्रोवाइजर देखेंगे, तो जैसा भी है, सो दिस इज प्रोवाइडेड फर्दर वेयर द लॉन्ग टर्म कैप गेन अराइजेस फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, ठीक बात है। अच्छा, फॉर द वर्ड्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट हैज बीन सब्स्टिट्यूटेड। तो इसका मतलब सिंपल सी बात यह है कि पहले मतलब बजट के तक, पहले तक जो है वो अगर आप कोई लैंड बिल्डिंग वगैरह सेल करते थे तो आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की जगह आप इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ले सकते थे, और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट की जगह आप इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट ले सकते थे, ठीक बात है। अब इसमें चेंज क्या हुआ, बजट ने इसमें क्या चेंज किया, तो देखेंगे साहब बजट ने इसमें क्या चेंज किया। अच्छा, अगर आप देखेंगे तो क्लॉज 20 है, अमेंडमेंट इन सेक्शन 48, इन्होंने क्या कहा हुआ, इन सेक्शन 48 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, इन द सेकंड प्रोवाइजो आफ्टर द वर्ड्स वेयर द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइजेस फ्रॉम द ट्रांसफर, मतलब इन शब्द के बाद, इन शब्द के बाद where the long term cap gain arises from the transfer, ठीक बात है। कहते हैं इसके बाद कुछ ऐड कर दो, क्या ऐड कर दो, ऐड ये कर दो, where the long term cap gain arises from the transfer, इन्होंने कहा ये ऐड कर दो, which takes place before 23 जुलाई 2024। तो इसका मतलब अगर ट्रांसफर अगर हुआ है 23 जुलाई 2024 के पहले, तो इसका मतलब इन्होंने कहा है, अगर मैं इसको पूरा पढ़ूं, प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर द लॉन्ग टर्म कैप गेन अराइजेस फ्रॉम द ट्रांसफर व्हिच टेक्स प्लेस बिफोर 23 जुलाई 2024 ऑफ अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। अच्छा, तो आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा, मतलब इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मिलेगा और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सेकंड प्रोवाइजर जो है वो इनइफेक्टिव हो जाएगा। इनइफेक्टिव होने का मतलब इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा यदि आपका ट्रांसफर कब हुआ है, अगर आपका ट्रांसफर हुआ है 23 जुलाई 2024 या उसके बाद। तो इसका मतलब अगर आपने 23 जुलाई 2024 या उसके बाद अपना कोई प्रॉपर्टी, लैंड, बिल्डिंग वगैरह सेल किया तो इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा। बट सर टैक्स रेट तो कम हो गया, 20% से घट के 12.5% हो गया। मैं अभी इसको आपको छोटा सा कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा कि आपको फायदा हुआ या नुकसान हुआ। अच्छा,
सो दैट इज अ मेजर चेंज जिसके बारे में कहीं भी डिस्कशन नहीं हुई, और जब मैं इसको पहली बार पढ़ा, जैसे कि मैंने आपको बताया, बस टोटली शॉक्ड। और हाँ, मुझे ऐसा लगता है बहुत रिमोट चांसेस हैं इस बात के, बट हाँ देयर इज अ पॉसिबिलिटी अगर इसको लेके अप्रोर हो तो, अगर लोगों ने इसको लेके अगर रेजिस्ट किया तो, अगर लोग इसके बारे में बात ही नहीं करेंगे तब तो फिर ये फाइनेंस एक्ट में एज इट इज आ जाएगा। बट अगर इसको लेके रेजिस्टेंस होती है तो शायद चांसेस है कि फाइनेंस एक्ट में, जो फाइनेंस एक्ट आएगा उसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन आ जाए, या हो सकता है कि इंडेक्सेशन मिल जाए। एनी हाउ, तो मैं थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करके दिखाता हूं, एक छोटा सा एग्जांपल, इस वाले चेंज की वजह से आपको कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, कितना ज्यादा टैक्स आपको देना पड़ सकता है। तो मान लीजिए कि आपने कोई प्लॉट खरीदा था या कोई घर परचेज किया था 2008 में 30 लाख रुपए का, ठीक बात है। और लेट से आज के दिन आप इस वाले प्लॉट, इस वाले घर को आज, मतलब अब मान लीजिए कि आप इसको 80 लाख रुपए का सेल कर रहे हैं, 30 का 80 लाख रुपए आराम से हो जाएगा। काफी समय हो गया क्योंकि लैंड का प्राइसेस बढ़ा है टियर काफी, दिल्ली एनसीआर और जितने भी आपके टियर 1 सिटीज है वहां पे तो काफी इंक्रीज हुआ है, और जो टियर 2 मतलब सिटीज है उसमें भी बहुत इंक्रीज हुआ है। अच्छा, तो अब इम्पैक्ट क्या आया अगर हम अर्लियर सिचुएशन की बात करें और अगर हम अब की बात करें तो क्या होगा। सेल प्राइस कितना है या फुल वैल्यू कंसिडरेशन 80 लाख रुपए। अभी हम एक्सपेंसेस वगैरह की बात नहीं करते कि आपने सेल करने में ब्रोकरेज वगैरह पे किया। अच्छा, माइनस करते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, क्योंकि अब 23 जुलाई के बाद अगर आप सेल करते हैं तो इंडेक्सेशन नहीं मिल रहा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है 30 लाख रुपए, तो आपका एलटीसीजी कितना आ गया 50 लाख रुपए। इसका 12.5% का अगर टैक्स रेट है, 12.5% का अगर इसका टैक्स रेट है, तो तकरीबन जो टैक्स बनता है वो 6,25,000 रुपए के आसपास बनता है। थोड़ा सा कैलकुलेशन देख लेंगे तो मतलब 6-6.25 लाख रुपए का टैक्स बन गया। यही अगर पहले का रिजीम था, मतलब अगर हम इस बजट के पहले की बात करें तो यहाँ पे आपको मिल जाता इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मतलब इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता, और इंडेक्सेशन बेनिफिट 30 लाख रुपए। अच्छा, 24-25 का जो CII है कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, वो है 333 मतलब 363, और 2008 का था 137, तो ये तकरीबन 79,50,000 रुपीज के आसपास आता है। तो आपका जो कैप गेन बनता है वो 50,000 बनता, और अगर आपने 50,000 रुपए के आसपास इस घर को सेल करने के लिए ब्रोकरेज का पे किया होता तो आपका कैप गेन बनता नील। अगर चले 50,000 का कैप गेन बन भी गया तो 10,000 रुपए का टैक्स बनता। तो कहां 10,000 का टैक्स बनता है, कहां 6 लाख रुपए का टैक्स बन रहा है। तो मुझे बताएं ये हुआ क्या। बेसिकली इंडेक्सेशन हटा देना, दैट इज नॉट अ जोक, ये साहब कोई जोक नहीं है इंडेक्सेशन बेनिफिट हटा देना। तो इससे बहुत मेजर इंपैक्ट पड़ा, और मेजर इंपैक्ट किसको पड़ा, कंपनीज को नहीं पड़ा। जो कंपनीज वगैरह प्रॉपर्टी सेल करती हैं, जो कंपनीज रियल एस्टेट के बिजनेस में है, उनके लिए तो साहब प्रॉपर्टीज को खरीदना, सेल करना, इमेबल प्रॉपर्टीज को, वो तो उनका बिजनेस इनकम होता है। ये नॉर्मल जो इंडिविजुअल है, जो आम आदमी है, जो कि कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह के लिए कोई प्रॉपर्टी या जिसके पास कोई घर वगैरह है वो, या प्लॉट वगैरह है, सबसे ज्यादा इंपैक्ट उनको पड़ गया। एनी हाउ, देखते हैं क्या होता है। अभी तक तो इसका इंटरप्रिटेशन यही समझ में आ रहा है, हो सकता है कि बाद में कुछ अमेंडमेंट आए तो हम आपको अपडेट करेंगे।